प्यारे बच्चों, हम लोग 5 चैप्टर की जो श्रृंखला शुरू किया था उसके मुताबिक एपी खत्म हो चुका था ना। मतलब एपी खत्म नहीं हो चुका था, हम लोग एपी पढ़कर समाप्त कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं एग्जाम्पल सहित। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस 5 में से आज 2 चैप्टर मतलब दूसरे चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है और आप सबने सहमति जताई कि सर ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, मतलब इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो ये जो इक्वेशन है ना, आपके 10th के सिलेबस में इक्वेशन 2 तरह के हैं। ठीक है, कितने तरह के इक्वेशन है? 2 तरह के। एक तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और फिर एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मसला ये है कि इक्वेशन कैसे, क्या, कौन, किसको कहूं, है ना। देखो बच्चों, इक्वेशन का सिंपल एक ही पहचान है कि वो क्या होगा, वो जो साइन होगा, ये साइन होगा और इस साइन से इधर और इस साइन से इधर, दोनों तरफ कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ व्यंजक होगा, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे वो अंक के रूप में हो, चाहे वो चर के रूप में हो, चाहे वो अचर के रूप में हो बच्चों। और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल। और हिंदी में इसको ना कई नाम से जाना जाता है। इसको समीका कहा जाता है, इसको बराबर कहा जाता है, इसको बराबर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? बराबर के अलावा और भी कुछ कहा जाता है? नहीं कहा जाता बच्चों। ठीक है, और एक बात कि सर वो तो ठीक है, ये बराबर का साइन यहाँ है, अब बराबर के इस पार या बराबर के उस पार क्या दोनों तरफ व्यंजक होना जरूरी है? जी हाँ, समीकरण अगर होगा तो दोनों तरफ व्यंजक होना ही चाहिए, अदरवाइज वो समीकरण कहाँ रह जाता है? फिर वो समीकरण क्यों रह जाएगा? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ये क्या है बताइए, आप कहेंगे सर ये एक द्विघात बहुपद है। नहीं है, ये एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं बच्चों? क्यों? चूंकि इसकी जो डिग्री है ना, डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है बच्चों। जब इसकी डिग्री 2 है, और बताइए मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे ये कहा कि अगर बराबर का साइन ना हो और बराबर के दोनों तरफ कोई व्यंजक नहीं हो, एक्सप्रेशन बैठा नहीं हो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है? फिर वो आपका समीकरण नहीं होगा। समीकरण के अलावा चाहे जो हो, है ना, लेकिन वो समीकरण नहीं होगा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये क्या है, आप क्या कहोगे? सर ये x है, ये चरमान है, इसको अगर कहा जाए तो ये बहुपद भी है, सिंगल बहुपद, एक पद ही। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x बराबर क्या 3, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? ये समीकरण बन जाता है। तो समीकरण होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? समीकरण होने के लिए क्या एक समीका चिन्ह होना चाहिए, और इस समीका चिन्ह के आजू और बाजू में क्या होना चाहिए? व्यंजक होना चाहिए, कुछ अंक के रूप में, कुछ संख्या के रूप में, कुछ चरमान के रूप में, कुछ अचरमान के रूप में। इतनी बात तो क्लियर है ना? और प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, क्या पढ़ने वाले हैं? फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, दोनों की क्या पहचान है मैं एकदम संक्षेप में बता देता हूं। देखिए यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ 2 चर पर बात होगी। किस पर? यहाँ 2 चरों की बात होगी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ बच्चों, यहाँ जो बात होगी ना, यहाँ 2 घात पर बात होगी। किस पर? क्योंकि इसका नाम ही क्या है? द्विघात। क्या नाम है? ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन किसमें? पेयर्स में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेयर ऑफ। क्या? पेयर ऑफ लीनियर। क्या बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर ना, लीनियर इक्वेशन इन क्या? 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स। हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे आप बताइए?
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले, अब लिखना आवश्यक तो नहीं है ना, लिखना जरूरी है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब बात जोड़े की आई तो सबसे पहले तो यही जानने का प्रयास करते हैं कि अगर सिंगल हो तो क्या होगा और अगर जोड़े में हो तो क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से, और एक ही बार में क्लियर करना है, एक ही बार में क्या करना है, समाप्त करना है। क्योंकि बार बार रिवीजन करने का क्या मतलब है, मैथ पढ़ रहे हो ना आप, मैथ पढ़ते हो ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी केमिस्ट्री फिजिक्स अगर पढ़ते हो तो चलो एक बात बनती है, इसमें तुमको पढ़ना एक ही बार है, बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना बच्चों, उससे क्या करना है, उससे आपको कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करना है। वाह, मेरे हाथों में जो लकीरें है ना, ये काली काली लकीरें आ गई नहीं, इसको मिटाने के बाद। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपने 9th में या उससे पहले 8 में पढ़ी होंगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, सुन लीजिए। यहां ध्यान दीजिए, यहां अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कितने समीकरण है, तो आप क्या कहेंगे? एक समीकरण है, नहीं है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कितने समीकरण है ये भाई साहब? आपको एक ही दिख रहा है ना, या आपको दो चार दिख रहा है? नहीं, अगर दिख रहा है तो बोलिए आप। मैं समीकरण की बात कर रहा हूं, समीकरण कितने हैं? समीकरण तो एक ही है ना, समीकरण कितने हैं? एक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए यहाँ पे आपको चरमान कितने दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये x जो है ना एक चर पद है और y भी क्या एक चर पद है ना बच्चों। तो यहाँ पे कितने चर पद नजर आए आपको? चर राशियों की अगर बात करी जाए तो कितने हैं? दो ना। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है। यहाँ दो चरमान है, कितने चरमान है? दो चरमान। तो दो चर यानी दो चर वाले। अब जो ये समीकरण है, डिग्री के आधार पे मुझे बताइए कि ये कैसा है। डिग्री समझ में आती है? नहीं समझ में आती है तो सुन लीजिए। एक शब्द होता है बच्चों डिग्री, क्या? डिग्री। एक होता है पावर, क्या बच्चों? पावर। डिग्री और पावर क्या होता है इस बात को समझिए। जैसे 3x पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। मैं क्या बोला? 3x टू दी पावर 4 बोला ना, बोला ना। 3x टू दी पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3x टू दी पावर 4 का मतलब बताओ यार। मुर्गा भी आके यहीं पे गुटरगू कर रहा है? नहीं, सब के सब जो है ना यहाँ सब एक से एक नालायक है। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा 3x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? मैंने जो बोला ना, मैं इनके डिग्री के आधार पर इन सबको इंडिविजुअल रूप में बोला है, अकेले अकेले। किसके आधार पर? किसके आधार पर? इसके पावर के आधार पर, ना कि इसकी डिग्री के आधार पर। बात समझ आ रही है? पावर अगर होता है तो पावर क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। जो इसके ऊपर पावर है ना, ये 4 है ना, 4, ये 4 है ना बच्चों, ये इसके ऊपर 3 है ना, ये इसके ऊपर 2 है ना, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब कहलाएंगे आपके पावर। क्या कहलाएंगे? पावर। और चूंकि सब में पावर है तो पावर्स, ठीक है। सबके पावर्स कौन कौन है? अलग अलग है ना। x, ये वाला जो x है जो कि जिसका गुणांक 3 है, इस 3 वाले चरमान का जो पावर है वो कितना है बच्चों? 4 है। इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? और इसका पावर कुछ नहीं तो शून्य कंसिडर किया जाता है। तो पावर यहाँ से आपने क्या देखा? पावर क्या होता है? सब पर। किस पर? अलग अलग होता है। सब पर क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो देखिए बच्चों किसी बहुपद पर,
किसी बहुपद पर मौजूद जो सबसे बड़ा पावर होता है, कौन सा पावर? तो बताइए इन सब में बड़ा कौन? इन सब पावर्स में सबसे बड़ा कौन? 4, 3, 2 में सबसे बड़ा कौन? 4 ना, 4 ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा आपका डिग्री। क्या हो जाएगा? डिग्री। बात समझ में आई? तो डिग्री क्या होगा बच्चों? डिग्री क्या होगा? सर्वोत्तम पावर या फिर सर्वोच्च पावर। सर्वोच्च पावर का मतलब उससे बड़ा पावर, सर्वोच्च पावर। ये है खुद एक पावर। बात समझा भाई? किसी ना किसी का ये पावर है ना, किसी ना किसी पद पर होगा ना, किसी ना किसी चरमान पर होगा ना, लेकिन है कैसा वो? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जैसे आप बताओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, कोर्ट, अरे न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं समझते आप लोग? यस सर। ये पहनने वाला कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट बोल रहा हूँ, कोर्ट, न्यायालय, न्यायालय बोल रहा हूँ। उसके बाद हाई कोर्ट होता है ना बच्चों, उसके बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ना। क्या सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई है इस देश में? सबसे बड़ा कौन? सुप्रीम कोर्ट ना। ठीक उसी प्रकार बहुपद में सबसे बड़ा कौन? डिग्री। ध्यान रहे, कौन? डिग्री। ठीक है बच्चों। अब मुझे आप बताए यहाँ देख करके, यहाँ देख करके बताइए आप, है ना, कि बताइए इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम की बात कर भाई, डिग्री मैक्सिमम ही तो होता है ना। यहाँ की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक ना। देख लीजिए आप, एक्स के ऊपर अगर कुछ नहीं तो 1 है, वाई के ऊपर अगर कुछ नहीं तो 1 से ज्यादा है क्या बच्चों? 1 से ज्यादा है क्या बच्चों? तो एक पावर वाले या एक डिग्री वाले बहुपद को आपने क्या नाम दिया था? रैखिक। दिया था ना, दिया था ना। अब बताइए इसको क्या कहा जाएगा? 2 चरों वाले क्या? 2 चरों वाले क्या? रैखिक। क्या? रैखिक। और प्यारे बच्चों, चूंकि यहाँ बराबर है तो हम लोग कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? क्या ये युग्म है? क्या ये युग्म है? नहीं है ना, ये तो सिंगल है ना बच्चों, एक ही समीकरण है ना। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है? एक ही समीकरण है ना, एक ही समीकरण है ना। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर कहूँ आपसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आप क्या कहेंगे? सर जी क्या मतलब है इस बात का? इस बात का कोई मतलब नहीं है कि दोनों के दोनों इक्वेशन आपने एक जैसे लिखे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर रहा हूँ? यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 कर रहा हूँ, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? तो आप कहोगे सर जी इसमें चरमान 2 है, 2 चरों, 2 चरों, आगे लिखेंगे इसलिए चरों, 2 चर है कि नहीं है? अच्छा, 2 चरों वाले, कितने चरों वाले है कि नहीं? कैसा है बताइए? पावर के आधार पे, डिग्री के आधार पे क्या है? रैखिक है। क्या है? रैखिक है ना बच्चों। और ये है क्या भाई? ये समीकरण है ना, क्योंकि देख रहे हो ना आप, ये क्या है? समीकरण है बच्चों। क्या है? और मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो तो समीकरण कितने हैं? 2। मैं इसको 1, इसको 2 कह सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। नहीं, अगर आप बुरा ना मानो तो ही कहूंगा, और अगर आप बुरा मानेंगे तो मैं ज्यादा कहूंगा, क्योंकि 2 है। कितने हैं? 2 है ना। अरे भाई यहाँ यार 1 1 1 लिखा, 2 2 2 क्यों लिखा मैं? ताकि अलग अलग कर सकूं। ये कितने हैं? एक समीकरण, ये दूसरी समीकरण। तो बताओ 2 समीकरण मिलकर के क्या होता है? 2 जोड़ा होता है कि नहीं होता है? एक जोड़ा होता है। जैसे आप जो एक पैर में पहनते हो, एक जोड़ा चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते हो? एक पैर में एक जोड़ा चप्पल पहनते हो? 2 पैर में 2 जोड़ा चप्पल पहनते हो? तो चप्पल पैर में पहनते हो या कहीं और भी पहनते हो? मुंह में भी पहनते हो क्या? चप्पल पैर में ही पहना जाता है ना। हाँ जी बच्चों, ये एक समीकरण है, ये भी एक क्या है? अब कह सकते हैं आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या? युग्म है ना। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब, जैसे एक पैर में 2 युग्म चप्पल पहनते हैं आप, तो 2 पैर में 1 युग्म चप्पल पहनते, 1 युग्म का मतलब 1 जोड़ा। समझ आई बात बच्चों? अब देखिए, 2 चर
वाले रैखिक समीकरण सिंगल और दो चरों वाले रैखिक समीकरण डबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखना है। ठीक है, थोड़ा कपड़ा दीजिए। अरे क्या कर रहा है सुबह सुबह यार। बच्चों एकदम ध्यान से देख लो, मैं कह रहा हूं ना, एक ही बार मैथ देखो। कितनी बार? और उसको क्या मानो? अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट का मतलब जब तक सीख ना जाए तब तक। ठीक है, जब तक कामयाब ना हो जाए तब तक, जब तक सांसें अटक ना जाए, जब तक अल्लाह को प्यारे ना हो जाए तब तक। मत बुझा, इसको बोलते हैं अनटू द ओवर। मैं बोल रहा हूँ लास्ट, तुम ओवर बोलेगा। बच्चों ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं x प्लस वाई बराबर 4, ये क्या है बताइए? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अकेला है ना, बेचारा अकेला है ना, इसको युग्म नहीं कह सकता ना आप भाई साहब। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, सिंगल है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं x प्लस 2y बराबर 4, x माइनस 3y 5, मान लो ऐसा कुछ मैंने आपसे कहा, आप क्या कहेंगे? कि सर ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन ये युग्म है, ये जोड़े में है। और प्यारे बच्चों, इन दोनों का अपना अपना क्या होगा? हल का अंदाजा होगा। मतलब इन दोनों के लिए अपनी अपनी कंडीशंस होंगी, अपनी अपनी शर्तें होंगी। अब देखिए, समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट जाते हो ना, शॉपिंग करने जाते हो ना भाई, शॉपिंग समझते हो ना, शॉपिंग समझते हो ना? हाँ, शॉपिंग नहीं समझते? शॉपिंग की कहानी में थोड़ी सी सुना दूं? सच्ची बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। और आप लोग भी चूंकि पढ़ रहे हो, शहर वाली सब है सब, ठीक है, तो मैं घटना बता ही देता हूँ। एक बच्ची नई नई पढ़ने के लिए वो शहर चली गई। मतलब उस समय शहर जाने वाली समझो एक तरह से मुश्किल से पहली या दूसरी लड़की रही होगी। शहर जाकर पढ़ने वाली, हॉस्टल में पढ़ने चली गई। वहां से आई और वहां से आने के बाद उसको कोई पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसके हाथ में कुछ था, पूछा गया कि जा कहाँ रहे हो? वो बोला कि शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग करने? वो आदमी चौंक गया, शॉपिंग करने? हाथ में झोला था। झोला समझते हो ना, सब्जी वाला झोला जी। ये झोला लेके शॉपिंग करने जा रहे हो? बोला हाँ, मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। उसके बाद जब उधर से आया, मतलब आया नहीं, लड़की थी ना, आई तो उसके झोले में देखा तो देख रहा है कि आलू और प्याज है और कुछ सब्जियां हैं। बोला ये शॉपिंग करने गए थे? हाँ, शॉपिंग यही होता है ना, यही होता है शॉपिंग। तो लड़कियों को शॉपिंग और मार्केटिंग में अंतर समझ ही नहीं आता है। लड़कियां होती ऐसी है, बात समझा? नहीं, बच्चों ऐसे ही ना होता है। अरे शॉपिंग का मतलब क्या होता है? जहां आप गए, नहीं, 1 किलो पाउडर, 2 किलो झुमका, किलो में मिलता है, 3 किलो लिपस्टिक, नहीं, और 1.5 किलो साबुनदानी। और क्या खरीदते हो? क्या क्या खरीदते हो? पाजेब, नथुनी, उसके बाद मन टिक्का, उसके बाद अलता, उसके बाद पाउडर तो हो गया था ना, 2 बार हो गया, चलो ज्यादा करके लगा लेना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या खरीदते हो? और तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें शॉपिंग में गिनती होती है उन सबको, ठीक है। और अगर आप मेला वेला जाते हो, बाजार, आलू प्याज सब्जियां खरीदना, वो शॉपिंग थोड़ी है, वो मार्केटिंग है, मार्केट में। बात समझा? लेकिन चूंकि नए नए जब पढ़ने जाते हैं ना बच्चा साहब, उस बेचारे को तो बस सुनने में आता हो शॉपिंग, चलो अब जो है ना, चलो नहीं, अब मुझे हिंदी बोलना ही नहीं है घर में जाके, अब तो अंग्रेजी बोलना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो कम में बोलता है, जा रही हूँ सब ज्यादा। मैं कहाँ जा रही हूँ? शॉपिंग करने, क्योंकि पापा की परी होती है ना, तो पापा के साथ वो शॉपिंग करने हटिया तक जाती है। प्यारे बच्चों, आप गए मेला, बाजार, जहां भी हो, 1 किलोग्राम आलू खरीदा,
आलू, 1 किलोग्राम आलू आपने शॉपिंग करा, और 1 किलोग्राम प्याज आपने क्या करा, ये दोनों आपने खरीदा। मतलब दोनों खरीदना क्या कहलाता है, शॉपिंग। और उस दुकानदार से आपने पूछा कि कितना हुआ, तो दुकानदार भाई साहब ने कहा कि आप मुझे 100 रुपए दे दो। कितना रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। 100 रुपए दे तो दिए, घर में आने के बाद आपको ये नहीं पता आलू की क्या कीमत है, प्याज की क्या कीमत है। घर में आने के बाद आपसे आप हिसाब किताब अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना आप। आपका जो जवाब होगा बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो क्या क्या हो सकता है, एक संभावित जो आंसर है वो क्या हो सकता है। क्योंकि आप तो पूछे नहीं, आपने दुकानदार से पूछा कि आलू की क्या कीमत है और प्याज की, आपने नहीं पूछा ना। आपने क्या करा, आप पैसा दिए, आप तो भले मानुस थे, लेकिन आपको क्या पता था कि भले मानुस का भी बुरा हाल होता है कभी कभी घर में, है ना। तो आप बिना पूछे चले आए। अब जो है बेलन लेके हाथ में खड़ी है और पूछ रही है कि बताओ आलू कितना रुपए किलो लिया, नहीं जी। और दाल घुटने लेके उधर से पूछ रही कि प्याज कितना रुपए किलो लिया। और चूंकि अब अगले दिन जब आप मार्केट जाएंगे फिर यही काम होगा आपके साथ, तो क्या करेंगे आप, मन में इसके कीमत को लेकर के क्या करेंगे, आप जोड़ते हुए आएंगे ना। आप क्या क्या जोड़ सकते हैं ये बताइए तो मुझे। आप कह सकते हैं कि सर प्याज ना, आलू में 20 रुपए का बता दूंगा, और सर मैं प्याज ना 80 का बता दूंगा। ए देखिए सर जी 100 हो गया, बहुत अच्छा, मार खाने से बच गए। लेकिन प्याज 80 रुपए किलो, बहुत मार खाओगे फिर तो तुमने क्या करा, फिर तुम सोचा कि सर मैं ना 30 बता रहा हूं, इधर 70 बता रहा हूं, तो भी तो 100 होता है, बहुत अच्छा। आप 40 बताओ, आप इधर 60 बताओ, तब भी तो 100 होता है ना बच्चों। आप इधर 50 बताओ, आप इधर 50 बताओ, तो भी तो कितना हो रहा है। आप इधर क्या करो, इधर 60 बता दो, इधर 40 बता दो, तो भी तो कितना हो रहा है। आप इधर 2 बता दो, इधर 98 बता दो, तो भी तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि अगर 1 किलोग्राम आलू की कीमत को आपने X रुपए माना, कितना, और 1 किलोग्राम प्याज की कीमत को आपने Y रुपए माना। मान लो अरे भाई XY क्या है, XY अज्ञात है। XY के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो कर सकते हैं, ऐसा ठीक है। प्यारे बच्चों बराबर कितना, 100 बराबर कितना। आप देखिए तो X का मान कभी कितना आ रहा है, 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 कभी 2 भी आ रहा है, कभी -1 भी आ सकता है। बात समझ आ रही है। -1 का मतलब क्या हुआ कि आलू तुमको जो है ना ऐसे ही फ्री में दे दिया, ऊपर से 1 रुपए का बोनस दिया तुमको कि जाओ। प्याज की कीमत हो रही थी 101 रुपए, मैं तुमसे 2100 ले रहा हूं, और आलू जो तुम हमसे फ्री में लेके गए ना, सड़ी हुई आलू है ना, फ्री में जो लेके गए ना, इसलिए मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, 1 रुपए छोड़ दे रहा हूँ माइनस में। यहाँ की कीमत नहीं हो सकती है, एक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बताइए, आपने जो वाई की कीमत यहाँ पे निकाली, कभी 80, कभी 70, कभी 60, कभी 50, कभी 40, कभी 98, कभी 102 भी हो सकता है, कभी 104 भी हो सकता है। क्योंकि ये अगर प्लस में आएगा तो ये आएगा किसमें, माइनस में, और दोनों मिलकर इस तरफ देखे तो कितना हो रहा है, 2100 हो रहा है ना, 2100 हो रहा है ना। यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने सीखा कि अगर बच्चों 2 चर वाला हो, कितना चर वाला, 2 चरों वाले क्या बच्चों, रैखिक, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। कितना हल होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं कितनी हल होंगी, मतलब जितना आप निकालते जाएंगे उतना हल होता जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। पूछो सर जी कैसे, पूछे पूछे। हे बेवकूफ हो वो ऐसे, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ आपसे x, एक कहूँ y, और यहाँ आपसे कहूँ कि एक समीकरण है x + y का मान लो 4, ऐसा है, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे, सर x वाले को ना आप रहने दीजिए, y वाले को भेज दीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 4 - y, हो गया ना बच्चों। अब बताइए आप, मान अगर y का 1 रखा जाए, देखिए ध्यान से,
तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा ना। 4 में 1 घटाएंगे, आप कैलकुलेशन में माहिर है ना आप लोग। 4 में आपने 1 घटाया तो कितना बचा? 3 ना। अगर आप 0 रखेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 0 रखा तो आपने तो कितना आया? 4 आया ना। अगर आपने यहाँ पे क्या रखा? -1 तो कितना आ जाएगा? 5। 4 रखा मतलब -1 रखा तो कितना आया? 5 रखा। तो देखिए आप, चूंकि एक ही समीकरण है और उसमें 2 चर है, जितना x का मान रखेंगे आप उतना y का मान बढ़ता जाएगा, जितना y का रखेंगे उतना x का मान बढ़ता जाएगा। बात समझा? बात समझा? तो ये क्या होगा? ये एक को चेंज करने के बाद दूसरा अपने आप चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही समीकरण है और इसमें कितने चर हैं? 2 चर। बात समझ आई? लेकिन यहीं पे बच्चों, अगर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए कुछ शर्त है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है? उसके लिए क्या कुछ कंडीशन है बच्चों, कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों को हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ शर्तें हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। a1x अभी हम लोगों ने जो लिखा था, और b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला था ना बच्चों। और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये समीकरण दूसरा था। ये जो है ना, ये समीकरण का क्या है? इस समीकरण का ये क्या है? ये मानक रूप है। कैसा रूप है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझा? यानी अगर 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 हो, क्या ये जो समीकरण है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठा हुआ है? नहीं है ना बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका प्लस होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 3x प्लस माइनस का 2y होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा? 4, 0 हो जाएगा। और आपसे ऐसे करने के बाद पूछा जाता है कि एक्स वाई का मान बताइए। बात समझ आ रही है? एक्स वाई का मान बताइए। नहीं पूछेगा, पूछेगा एबीसी का मान बताइए। क्योंकि देखिए आप, एक्स का जो गुणांक होता है, यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ पर आपने क्या देखा? एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा? एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? ए होगा। y का गुणांक क्या होगा? y का गुणांक क्या होगा बच्चों? b होगा ना। और जो खाली होगा, खाली जो अचर होगा बच्चों, वो अचर क्या होगा? c होगा ना। देखिए ना यहाँ पे आप, अरे 1 2, ये तो मैंने सिर्फ क्या करने के लिए दिया है? ताकि ये पहला समीकरण मान ले आप और ये दूसरा मान ले। है तो ए ही ना बच्चों, है तो बी ही ना, है तो सी ही ना। बोलो ना यार। ए बताइए तो ए कौन है? देखो यहाँ भी और यहाँ भी ए कौन है? एक्स का गुणांक है कि नहीं है? ए कौन है? अच्छा, बी कौन है? बी कौन है? देखिए ना, ध्यान से देखिए, वाई का गुणांक है कि नहीं है? और सी किसका गुणांक है? किसी का नहीं है। वो अकेले है, वो अकेले इस दुनिया में आया है। कैसे आया है? और तुम तो जोड़े में आए हो। नहीं, दुनिया में सब अकेले आए और जाना सबको जोड़े में है। डबल डबल जाना है कि नहीं जाना है? नहीं, सब डबल डबल जाना। ठीक है, अकेले जाओगे? चलो फिर तब तो ठीक है, मैं भी अकेले जाना चाह रहा हूँ। मुझे अकेलापन पसंद ज्यादा है। क्या इतनी बात समझ में आई? आपसे अगर पूछा जाएगा, प्रश्न दे देगा, आपसे अगर कहा जाएगा जैसे 3x माइनस 4y बराबर 8 है ना, इसको क्या करिए? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। कौन से फॉर्म में? और फिर ए बी सी का मान लिखिए। तो क्या करेंगे आप बताइए भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो इक्वेशन साइन है, बराबर का जो चिन्ह है भाई, बराबर के चिन्ह के बाएं तरफ सबको लाना है। और सबको किस में लाना है? देखिए आप ध्यान से, प्लस में लाना है। बराबर साइन के बाएं तरफ सबको लाना है और सबको लाना किस में है? प्लस में। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3x प्लस माइनस 4y होगा। बोलो बच्चों, 8 इधर प्लस में है ना, 8 इधर प्लस में है ना, इस पार आएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो इस तरह से हो जाएगा -8 बराबर 0। हुआ ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए कौन? ए कौन? तो आप भी जानते हो ए कौन होता है? ए कौन होता है? देखिए ना वहां पे, एक्स का गुणांक ए होता है ना। ए कितना हुआ मेरे बच्चों? बी कितना हुआ?
बी कितना हुआ -4 ना, और सी कितना हुआ -8 ना। बस यही दिखाना था। क्यों? ताकि आप यहाँ, अब मैं जो आपको शर्त समझाने जा रहा हूं ना, आप समझ सके। ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं शर्त, क्या शर्त, और फिर मैं आपसे कहूं शर्त के बाद क्या, ग्राफ या ग्राफीय हल। ठीक है बच्चों? यस। और एक होता है बीजगणितीय हल। दो तरह के हल होते हैं। कितना तरह के? बीज गणितीय तो छूट गया ना। देखिए, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैथ के टीचर स्पेलिंग देखेंगे तो फिर मैथ कौन देखेगा। गणितीय हल। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, यस सर। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, इसके आधार पे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बात करूं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? जैसे 3x + 2y + 4, सब में प्लस प्लस ले रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही ले रहा हूं। ठीक है? बराबर क्या बच्चों? बराबर क्या बच्चों? और मैं आपसे एक और एग्जांपल के बारे में पूछ रहा हूं, 2x + 3y + i = 0। ठीक? आप मुझे यहाँ देख करके बताइए कि यहाँ x का गुणांक कितना है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है ना। यहाँ y का गुणांक कितना है? यहाँ y का गुणांक कितना है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3/2, 3 और 2/3 क्या बराबर है? क्या बराबर है? क्या 3 2 के बराबर है? क्या 2 3 के बराबर है? बोलो बच्चों, आप समझे नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको समझाया ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये कौन है? A1 है। यहाँ कौन है? ये A2 है। यहाँ कौन है? और यहाँ कौन है? B2 है ना। B2 है ना। बोलो बच्चों, A1 की तुलना A2 से करेंगे और B1 की तुलना B2 से करेंगे। जब A1 की तुलना आपने A2 से करा तो मिला आपको 3 और बट्टे में क्या मिला? 2। ठीक है? B1 की तुलना किससे करेंगे? B2 से करेंगे, तो B1 कितना बच्चों? और B2 कितना बच्चों? 3 ना। अब मैं अगर आपसे ये कहूं बच्चों, यहाँ पे एक साइन लिखना है। क्या लिखना है? साइन, चिन्ह। चिन्ह कितने? 3 तरह के चिन्ह होते हैं ना, ये बड़ा, ये छोटा और ये बराबर। जिसके तरफ ये मुंह खुले वो बड़ा है, जिसके तरफ मुंह ये बंद हो जाए वो छोटा है, और ये बराबर तो बराबर है। हमको इन चिन्ह से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? बराबर से, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे क्या मैं बराबर का साइन दे सकता हूँ? बोलिए, क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। यहाँ 3/2 है भैया, यहाँ 2/3 है। 3/2 का मतलब ये हुआ 1.5, 1.5, और 2/3 का मतलब हुआ 0.666 चलता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्या बताइए, 1.5 और 0.6 क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है ना। और ये था कौन? A1 था ना। ये था कौन? A2 था ना। ये था कौन? ये था कौन? क्या बराबर हुआ? नहीं ना। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर A1/A2, A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर ना हो, दोनों आपस में बराबर ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जब दोनों आपस में बराबर ना हो तो प्यारे बच्चों, उसका जो ग्राफीय हल निकलता है वो एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे को काटते हुए, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? मतलब एक रेखा ये है, अगर मैं एक रेखा यहाँ खींच रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ ये एक दूसरे को काट रहा है? अभी अभी नहीं काट रहा ना। अगर इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो एक दूसरे को काट रहा है। काट रहा है ना। इन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? और जो बीजगणितीय हल होगा बच्चों, बीजगणितीय हल जो होगा ना, ये हल कैसा होगा? केवल एक हल होगा। केवल कैसा हल? केवल और केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। और चूंकि केवल एक हल हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? संगत, या फिर बोलेंगे अविरोधी। संगत, अविरोधी। क्यों? क्योंकि ये हल होने का विरोध नहीं कर रहा है, हल होने दे रहा है। बात समझ आई?
अगला जो शर्त होगा, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यही आपसे कह दूं क्या, क्या कह दो बच्चों, दो था ना, अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूं, अब बताइए, ध्यान से देखिए, अब बताइए तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर 3/2, 3/2 कहेंगे ना। यहाँ क्या है, 4/5 है ना बच्चों। मैं तीनों क्यों लिख रहा हूँ, कारण है, ये जो 3/2 है ये कौन है, A1 A2, ये कौन है B1, और ये कौन है ना A1/A2 B1/B2। क्या लग रहा है आपको, ये दोनों बराबर लग रहा है? नहीं, अगर लग रहा है तो ही बोलिए बराबर लग रहा है। अच्छा, अगर बराबर लग रहा है तो मैं यहाँ पे बराबर का साइन डाल सकता हूँ? बोलिए बच्चों, क्या ये दोनों मिलकर के, मतलब ये दोनों चाहे तो ये इसके बराबर लग रहा है? लग रहा है बच्चों। क्या 3/2 कभी 4/5 के बराबर हो सकता है? कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 1.5। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 8 है 40, 0.8। क्या दोनों बराबर हुआ? दोनों बराबर नहीं हुआ ना। अच्छा, ये था कौन? A1 था ना। अच्छा, ये था कौन? A2 ना। ये था कौन बच्चों? ये था कौन? ये कौन था? ये कौन था? अमेरिका क्या कहता था? कौन हो तुम? अब हम लोग क्या कहते हैं, तू क्या है बे? तो प्यारे बच्चों, कौन हो तुम? ठीक है, तो बताओ, यहां से तुमने जो शर्त देखा, ये कंडीशन जो देखा आपने, एक कंडीशन तो पहले चला गया, ये दूसरा कंडीशन है ना। अब बताइए क्या कहेंगे आप कि सर यहाँ जो कंडीशन है ना, वो तो देख रहे हैं हम लोग कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है, बराबर है ना बच्चों? नहीं है, लेकिन जो ये है ना, ये C1/C2 ये बराबर नहीं लग रहा है, C1/C2 बराबर नहीं लग रहा है बच्चों। ठीक है, C1/C2 बराबर नहीं लग रहा है। ठीक, क्या हुआ? क्या हुआ? जो बोलना है इधर बोलो, आपस में कबूतर की तरह गुटर गुटर मत करो। कबूतरी देवी समझाए थे, समझ में नहीं आता है। महिलाएं कभी चुप रह नहीं सकती बच्चों, कितनी बार समझा चुका हूं ना। राजा साहब बेचारा कहानी वानी सुना दिया हूं, तब भी क्लास में भी कम से कम चुप नहीं रह सकते हो। मैं इधर मुंह करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग उधर मुंह करके गपशप कर रहे हो, बताओ, जब बेइज्जती है यार। प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफीय हल होगा ना, इसका जो ग्राफीय हल होगा, ध्यान रखिएगा कि ये, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। अच्छा, दो समांतर रेखाएं हो, दो ट्रेन की पटरी देखे हो ना? ट्रेन की जो पटरी है देखे हो ना? अरे पटरी का मतलब जिसमें पहिया है ना। अरे ट्रेन नहीं देखा तुम लोग? जिसमें ट्रेन उड़ती है, ट्रेन उड़ती है ना, हवाई जहाज चलती है ना जी। ट्रेन तो उड़ती है ऐसे रात से। तो ट्रेन जिस पटरी पर चलती है बच्चों, वो कैसी होती है? हर जगह उसके बीच की दूरी सब क्या बराबर होती है? नहीं होती है, नहीं होती है बच्चों। क्या? हाँ, मैं अगर कह दूं कि इस दुनिया में हम सब नहीं है, तो मान लेना हाँ सर हम सब नहीं है। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसको सवाल ना पूछना कहते हैं। ट्रेन की पटरी हर जगह बराबर नहीं होगी यार। क्या आदमी हो या पैजामा, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, ट्रेन की पटरी में बोला हर जगह बराबर नहीं होता। यस सर, बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर जी आपने बताया ना। सर आप है ना, आप हैं, देश का वही हाल है अभी। नहीं, मोदी जी ने कहा है ना, बाहर में जाए दुनिया। मोदी जी ने अगर कह दिया कि हम विश्वगुरु है तो हैं। मोदी जी ने अगर कह दिया कि वी आर द क्या, बोलो ना, वॉरियर्स। वॉरियर समझते हो? अरे दुनिया के सबसे महान योद्धा मान लेगा। अगर मोदी जी ने कह दिया क्या कि मैं, जो क्या नाम था जी, अरे क्या नाम था वो बच्चे का, बच्चा ही था ना, सिकंदर। मैं सिकंदर के साथ उसकी सेना में आया था युद्ध करने, और मैंने ही सिकंदर को बताया था कि ऐसा ऐसा करो, तब जाकर के वो पूरी दुनिया को जीता। लोग मान जाएंगे, हाँ मोदी जी आया। क्यों?
क्योंकि मोदी जी इंसान तो है नहीं, मोदी जी तो है अवतार, और अवतार अगर है तो भाई वो किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं। मैं इंसान हूं यार, मेरी हर बात को ना अंधे तरीके से मत मानो प्लीज। दो ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, वो हर जगह बराबर दूरी रखती है भाई साहब, कभी मिलती नहीं है। जब कभी नहीं मिलेगी बच्चों, तो मुझे बताइए, आपने यहाँ जो देखा था अभी, आपने अभी जो देखा था, हल कहाँ किसको बोलते हैं? जहां दोनों रेखाएं आपस में आके मिली, वही ना हल है। अब बताओ, यहाँ जब दोनों रेखाएं आपस में आकर मिलेंगी ही नहीं, तो क्या कोई हल होगा? कोई हल होगा? नहीं हुआ तो भाई सीधी बात है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं हुआ तो क्या ये संगत हुआ? ना, ये तो असंगत हो गया। क्योंकि अगर हल हो रहा था तो उसको आपने संगत कहा, जब कोई हल नहीं हुआ तो उसको आप क्या कहेंगे? असंगत। और बच्चों, जब असंगत हो गया तो फिर क्या वो अविरोधी रहा? नहीं नहीं नहीं, ये विरोधी बन गया, विरोधी। क्या बन गया? विरोधी बन गया। बात समझ आ रही? देखिए, मैथ्स को रखिए मत, मैथ्स को समझिए। मैथ्स जितना समझिएगा उतना ही क्या हो जाएगा? आसान। लेकिन समझाने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखिए, तीसरा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, ये तीनों ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 6 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 4। बात बुझा? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, यस सर। अगर मैं आपसे कहूं 3/2 है, यस सर। ये भी 3/2 है, यस सर। ये 6/4 है, यस सर। है ना बच्चों? यस सर। क्या तीनों आपस में बराबर है? नहीं है ना बराबर? नहीं है ना बराबर? ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है। बच्चों, सबसे पहला काम आप ये करना कि अगर कटे तो काट करके उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब न्यूनतम रूप में लाना है। कितने बार में जाएगा? 2 तिया, 2 दुना, 2 दुना की 2 दुनी, 2 टूजा। ओके, और ना? अब मुझे बताओ, क्या ये जो साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बदलेगा ना बच्चों? ये ऐसा होगा ना? आप कहोगे ना कि सर A1/A2, सर B1/B2 और सर C1/C2, तीनों आपस में क्या है? जब तीनों बराबर है तो एक समीकरण दूसरे समीकरण के ऊपर डिपेंड करेगा। एक जैसा चलेगा, दूसरा वैसा ही चलेगा। अरे भाई साहब, एक गाड़ी में 2 पहिया, एक गाड़ी में 2 पहिया समझते हो? 2 पहिया समझते हो ना? अच्छा, 2 पहिया नहीं 2 चक्का, चलो जैसा कहो। एक गाड़ी में वो बोल रहा है सर जी 2 पहिया नहीं 2 चक्का। अच्छा, एक गाड़ी में 2 चक्का, एक में लगा धक्का तो दूसरा क्या होगा? पंचर हो जाएगा। दूसरा पंचर कैसे हो जाएगा? अरे एक में धक्का लग रहा है यार, दूसरा भी जाएगा ना यार, क्या बात कर रहे हो बच्चों? क्या क्या बोले जा रहे हो आज तुम लोग? मैं बोला कि अरे साइकिल चला के आते हो ना, कितने पहिए में? 2 पहिया है ना, कि एक पहिया खोल करके कंधा में लाद लेते हो, है ना? एक पहिया लेकर के सर जी मैं एक पहिए से आया हूँ, ऐसा नहीं ना होता है। इसका मतलब अगर एक पहिया चलेगा, चलेगा कि चलेगी, जो भी हो, एक पहिया तो दूसरा पहिया, ठीक है? बात समझा? उसी तरह से एक समीकरण जैसे जैसे मान प्राप्त होगा, दूसरे समीकरण का भी वैसे वैसे मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर ग्राफ में एक समीकरण का लाइन ऐसा होगा, है ना, तो दूसरे समीकरण का लाइन भी ऐसा ही होगा, मतलब उसी के ऊपर होगा बच्चों। यस सर। भाई साहब, दोनों एक ही समीकरण बन गया ना, फिर दोनों अलग अलग कहाँ रह गया? दोनों तो एक ही बन गया ना। देखिए ना आप, 3 3 6, मतलब 1 1 2, यहाँ देखिए 1 1 2, दोनों तो एक ही बन गया। इसका मतलब एक दूसरे पे क्या करेगा? आश्रित होगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। अच्छा बताइए, जब डिपेंड करेगा तो यहाँ पे कितना हल हुआ? असंख्य। पूछो कैसे? पूछो पूछो। हे बेवकूफ, मैंने क्या कहा था? जहां जहां कटेगा वहां वहां हल होगा। तो ये कट कहाँ रहा है? एक दूसरे को कट कहाँ रहा है? एक दूसरे को तो उड़ा रहा है।
नहीं बच्चों, एक दूसरे के ऊपर ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। तो भाई साहब कितना हल होगा, अनंत। बोलिए ना, अनंत हल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. एक जगह कटा तो एक हल हुआ, Yes, sir. कहीं नहीं कटा तो कोई हल, या कटा ही कटा तो मतलब कितना बार कटा, अनंत हल। जब अनंत हल हुआ बच्चों तो संगत ना, लेकिन ये संगत कैसा, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना, मतलब आश्रित। क्या बात बुझा, बात बुझा? अरे भाई साहब एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है ना यार, ये आश्रित होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना बच्चों? क्लियर है? Sir. क्लियर है? बोलिए। तो अब देखिए इसके अलावा कोई एक ऐसा कंडीशन बताइए जो दोनों समीकरण में लागू हो। बताइए तो मुझे, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। या तो ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर नहीं होगा, या तो ये दोनों खुद ही बराबर नहीं होगा, या तो फिर ये तीनों बराबर होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन होगा? और इसके अलावा और कोई कंडीशन होगा? नहीं ना। और एक समीकरण अगर सिंगल समीकरण होता तो उसका कितना हल होता? ये कोई कंडीशन काम नहीं आता, उसका अनंत हल हो जाता, बहुत सारा। जैसे आपने अभी आलू और प्याज खरीदा था, है ना? तो क्या क्या देखा, एक्स का मान कुछ भी आ रहा था, वाई का मान कुछ भी आ रहा था, जो अपने मन से हम लोग रख रहे थे उस हिसाब से आ रहा था ना? आ रहा था ना बच्चों? तो याद रखिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो इसकी इस तालिका के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अगर एक समीकरण हो तो उसका अनंत हल होगा। कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, अब चलते हम लोग सीधे सीधे कहाँ, सीधे सीधे कहाँ एक्सरसाइज में 3.1 में 3.1 निकालते हैं और उसको खत्म करते हैं। ठीक।